IS 41 में पहले हमने सीखा कि बायोलॉजिकल एसिड होते कौन से हैं, अब उसका देख रहे हैं रिकग्निशन क्राइटेरिया। अच्छा, रिकग्निशन क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या होता है? सबसे पहले कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी as a result of past event। पहली चीज ये रिकग्निशन किसकी है? एसिड की रिकग्निशन का क्राइटेरिया। उसके बाद दूसरा इकोनॉमिक बेनिफिट, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट लिखा था, expected economic benefit associated with that asset will flow to the entity। कितनी कंडीशन होगी जी? दो। पहले वाली एक नई हमने लिखी है, क्योंकि पहले वाले में वो पहले ही वो कहता था कि ये एक ऐसा एसिड है, पहले वो डेफिनेशन के अंदर ही लिख देता था। जैसे पीपी की डेफिनेशन में अगर आप उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया ऐसा एसिड, फिर आगे ये दो बातें लिखता था। तो इसलिए उसने पहले एसिड की डेफिनेशन लिखी है कि ये जो बायोलॉजिकल एसिड है इसका आपका कंट्रोल होना चाहिए, तब वो आपका एसिड होगा। और तीसरी बात, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल measured reliably। अब इसमें तीन बातें हैं। एक तो कंट्रोल एंटिटी का होना चाहिए, उसका जो बेनिफिट है वो एंटिटी को फ्लो होना चाहिए, एंटिटी को मिलना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेजर्ड रिलायबल। अब वहां पर लिखते थे कॉस्ट रिलायबल, और यहां पर हमने क्या लिखा हुआ है? फेयर वैल्यू लेस, क्योंकि IS 41 के अंदर कॉस्ट से ज्यादा फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू सेल इंपॉर्टेंट है। वो क्यों? आगे लिखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट का ताल्लुक वैल्यू के साथ होता है। कितने टाइप की मेजरमेंट होती है? दो। एक को बोलते हैं इनिशियल मेजरमेंट। इस इनिशियल मेजरमेंट को ये भी बोलते हैं मेजरमेंट एट रिकग्निशन। मेजरमेंट एट, इसका ये दो लफ्ज बोले जाते हैं, मेजरमेंट एट रिकग्निशन। इसका क्या मतलब है? मेजरमेंट एट, जब हम एसिड्स को अपना एसिड रिकग्नाइज करेंगे तो किस वैल्यू से करेंगे? फर्स्ट टाइम। कहता पहली दफा बायोलॉजिकल एसिड, पहले डेफिनेशन बायोलॉजिकल एसिड की पूरी होनी चाहिए, फिर एंट्री होनी चाहिए। किस वैल्यू पे करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर क्या होता है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का एक और नाम भी बोल सकते हो, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन जी, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसका मतलब है बायोलॉजिकल एसिड्स हमेशा किस वैल्यू पे मेजर होते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। चाहे खरीदो
चाहे साल का एंड हो, तो हर दफा उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मानेंगे। इसकी अगर हम इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन देखें तो ये एनआरवी है, लेकिन क्योंकि हमने उसको बेचना नहीं होता ना, इसलिए हम एनआरवी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो एनआरवी तो ये होता ना, फ्यूचर एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एनी सेलिंग एक्सपेंस। ठीक होगी बात। एक क्वेश्चन अज्यूम कर लेते हैं और इसको देखते हैं कि हाँ किस तरह की बातें हो रही हैं। पहले जनरल एंट्री भी साथ ही, जनरल एंट्रीज में लिख देता हूं ताकि हर क्वेश्चन के अंदर हम एंट्री भी पास करते जाओ, क्योंकि हमारा मेन पर्पज ही एंट्री पास करना होता है, वहां से हम आगे निकलने। तो अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, आपको पता है ओपनिंग बैलेंस की क्या एंट्री होती है? कोई एंट्री नहीं होती, ब्रॉड ऑन की कोई एंट्री। फिर परचेज या एडिशन कह लो, परचेज हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो इन्वेंट्री के केस स्पेसिफिक है वर्ड, एडिशन बोल सकते हैं। तो जब बायोलॉजिकल एसिड खरीदेंगे तो डेबिट क्या करेंगे? बायोलॉजिकल एसिड डेबिट। आपने प्लांट या को बफेलो ये डेबिट करने की बजाय क्या लिख दोगे? बायोलॉजिकल एसिड डेबिट। किस वैल्यू से? जितने पैसे हमारे लगे या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये ब्रैकेट में हम लिख भी देते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्रेडिट किसे करेंगे? बैंक या ये जितना पैसा हमारा उस पर लगा। अब यहां पर मोस्टली दो टाइप की चीजें लिखते हैं मोस्टली। अच्छा, इसमें ना ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग लिखते होते हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। ट्रांसपोर्ट का खर्चा बायोलॉजिकल एसिड की कॉस्ट में ऐड, वो अलग से कैश डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन कमीशन ऐड करते हैं। अगर हमें कमीशन देना पड़े ना, जो बायोलॉजिकल एसिड खरीदते वक्त हम उस बंदे को पैसे दे रहे हैं ना, उसमें क्या क्या हो सकता है? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हो सकते हैं, कमीशन हो सकता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है ना स्टैंडर्ड, उसकी अलग से एंट्री पास। इसका जो डिफरेंस होगा वो एसओपीएल को चार्ज करते, क्योंकि ऊपर वाला क्या है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नीचे वाली क्या है? कॉस्ट। अगर ये बराबर है तो ठीक है, और अगर बराबर नहीं है तो जो डिफरेंस आएगा वो एसओपीएल को, एसओपीएल के नाम से लिख दो या गेन या लॉस के नाम से, फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू, क्योंकि डिफरेंस है ना फेयर वैल्यू का। तो एसओपीएल के नाम से अगर डेबिट साइड पर है तो हमारा एक्सपेंस है, और अगर क्रेडिट साइड पर है तो हमारी। ये तो कौन सा है? अगर खरीदेंगे कोई भी बायोलॉजिकल एसिड, खरीदने की एंट्री हो गई। फिर आ गया न्यूबॉर्न। ड्यूरिंग द ईयर अगर आपकी गाय ने बच्चा दिया या मझ ने कटा दिया, कटी भी दे सकती है, ये उसकी मर्जी है। बच्चा बच्ची या कटा कटी कुछ भी, अगर या चूजे चूजियां, मतलब जब अगर हैन का बिजनेस है आपका, तो किसी भी ब्रीडिंग्स में अगर आप इन्वॉल्व हो तो न्यू बॉर्न की जो एंट्री थी, जिस दिन वो पैदा होगा उस दिन उसकी फेयर वैल्यू ले लेंगे। लेकिन उसके लिए हमने कोई पैसे पूछे तो दिए नहीं, तो एंट्री क्या पास होगी? बायोलॉजिकल एसिड डेबिट, क्योंकि वो आ गया है। बायोलॉजिकल एसिड डेबिट एसओपीएल क्रेडिट, क्योंकि वो सारी की सारी हमारी इनकम है। तो क्या एंट्री पास होगी? बायोलॉजिकल एसिड डेबिट एसओपीएल। ये भी एक टाइप का एडिशन ही है। तीसरे नंबर पर तीसरी कौन सी एंट्री हो जानी चाहिए? जब मर जाएगा। नहीं, मारो तो ना अभी तो पैदा हुआ है, आपने मारने की बात कर।
डिस्पोजल आज नहीं करते, डिस्पोजल और इन्वेंट्री आज नहीं करेंगे, कल 2 क्लासेस होंगी ना हमारी, कल पहली क्लास में हम कर लेंगे डिस्पोजल और दूसरी क्लास में हम कर लेंगे इन्वेंट्री। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द, अब एंड ऑफ द ईयर ऐसी बात है जो साल के शुरू में वैल्यू थी, या जो जनवरी फरवरी में कोई नया मेहमान आया था, अब साल का एंड है, क्या उसकी तब भी फेयर वैल्यू वही होगी जब जिसकी हमने एंट्री पास की होगी? तो फेयर वैल्यू चेंज हुई होगी ना। तो फेयर वैल्यू ऑफ या एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट की वैल्यू ज्यादा हुई तो बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, अगर कम हुई तो फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जब बात ही खत्म होगी, फेयर वैल्यू हर दफा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। बायोलॉजिकल एसिड जब भी डेबिट करना है तो किस वैल्यू पे करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और एसओपीएल, अब एसओपीएल डेबिट भी हो सकता है, और एसओपीएल अगर एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, डेथ हो गई है किसी की, वैसे बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, तो बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट और एसओपीएल डेबिट। ये 3 तरह से नॉर्मल एंट्रीज पास हुआ करेंगे। तो इसमें हम, अब है ही क्वेश्चन, पहले एंट्रीज पास करेंगे, फिर उसके एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। नोट्स अभी तक पेपर में कभी आया नहीं, लेकिन नोट्स भी इसके हैं, रिकंसिलिएशन बनानी होती है इसकी, वो बड़ी आसान सी है, वो परेशानी वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसने छोटा सा एक जनरल क्वेश्चन दिया है, उसको डिस्कस करते हैं। और ये एक जनरल क्वेश्चन है कि ये आपका बायोलॉजिकल एसिड है या नहीं, उसका सवाल है। XYZ लिमिटेड ऑन्स अ लार्ज एरिया ऑफ फार्म लैंड, एक आपकी जगह जमीन है, आपकी काफी ज्यादा जमीन है, नियर बाय अ वाइल्ड फॉरेस्ट, और साथ एक जंगल भी है। एम्प्लॉइज ऑफ XYZ लिमिटेड हैव नोटिस्ड दैट अ हर्ड या पैराडे ऑफ वाइल्ड एलिफेंट इज लिविंग परमानेंटली ऑन द फार्म लैंड ऑफ XYZ लिमिटेड। कहता है वो एक हाथी आ जाता है, वो परमानेंट उधर ही उसने डेरे जमाए हुए हैं। If sold in international market, अगर हम उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच दें, the whole herd can fetch a fair value less cost to sell 58 million, तो वो 58 मिलियन का बिक जाएगा। क्या ये XYZ लिमिटेड का जाती एलिफेंट है या वो जंगल से आ जाता है? तो क्या इसका कंट्रोल है? नहीं है। तो क्या फिर इसका बायोलॉजिकल एसेट है? क्योंकि बायोलॉजिकल एसिड के लिए पहले कंट्रोल होना जरूरी है। फिर वो 3 कंडीशन, ग्रो हो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की मैनेजमेंट, और एंड में उसकी मेजरमेंट। मेजरमेंट तो है इसकी, मेजरमेंट तो है। अब कहते हैं हाउ शुड XYZ लिमिटेड रिकॉग्नाइज द हार्ट ऑफ एलिफेंट इन इट्स फाइनेंस। अभी उसने बेचा बूचा नहीं, हाँ चोरी करके बेच भी सकता है, लेकिन अभी तक उसने बेचा नहीं है। It is unlikely that XYZ will control these wild animals, able to sell them and obtain the future economic benefit. Therefore, XYZ Limited should not recognize. तो इसको recognize। अब हम अपने सवाल पे आते हैं जी। इसकी पहले गेन, हम एंट्रीज भी साथ पास करेंगे और इसका गेन लॉस भी फाइंड करेंगे। अदील लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म, गोट ब्रीडिंग फार्म। जिस भी जानवर के साथ लफ्ज ब्रीडिंग आता है ना, इसका मतलब है हम उसका कारोबार कर। AL सेल्स गो टू लोकल मीट बिजनेस, एक वो जहां पर वो बिजनेस लोकल जहां पर गोश्त बिकते हैं वहां पर भी वो बेचता है। एंड गोट मिल्क टू कॉस्मेटिक्स कंपनीज, और उसका जो दूध है वो कॉस्मेटिक्स कंपनियों को भी सेल कर रहा है। दे आल्सो यूज गोल्ड मिल्क फॉर मेकिंग प्रीमियम चीज फॉर सेल, मतलब उसकी जो हार्वेस्टिंग कर रहा है उसकी प्रोडक्शन की फर्दर चीज बना के भी बेचता है, कॉस्मेटिक्स कंपनी को भी बेचता है, और उसका बकरियों बेचता भी है, बकरियां डायरेक्ट। ऑन 1 मार्च 22 कह ले 1 मार्च 2022
AL bought 10 goats for ₹25,000 each. 25,000 की एक बकरी वो खरीदता है और 10 टोटल खरीदता है. That is fair value from the nearby market. The market broker charge 2% commission from buyer. उसके ऊपर वो 2% कमीशन चार्ज करता है. ये जो कमीशन होगा वो उसकी बकरियों की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा. जो भी कमीशन चार्ज होगा वो बकरियों की कॉस्ट में. एंड 3% फ्रॉम सेलर. अब बेचने वाले को 3%, ये है कॉस्ट टू सेल, और खरीदने वाले से 2%. जून 2022 2 kids were born having fair value 7,000 each. 15 जून को 2 मेहमान आए और उनकी फेयर वैल्यू हर एक की कितनी है? 10 बकरियां खरीदी और फिर 2 नए मेहमान आए. On 30th June year end, each goat has fair value 33,000. हर गोट की वैल्यू क्या है? 33,000. Each kid has fair value 9,000. कहता है calculate the cost of purchase and amount at which above biological assets should be measured at initial recognition and on 30th. देखिए जी, सीए के अंदर एक भाई साहब, जो लोग 40 प्लस पे फेल हो रहे होते हैं ना, तो 50 से कम रह जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सवाल की रिक्वायरमेंट पूरी ना करना. अब पता है सवाल के अंदर इस सवाल के अंदर 3 रिक्वायरमेंट्स हैं. मैं हाईलाइट करने लगा. कॉस्ट ऑफ परचेज एक सवाल है उसका. इनिशियल रिकॉग्निशन ये दूसरा. और जून 2022 को आपने ये तीनों सवाल हेडिंग देकर उसे बताएं. कॉस्ट ऑफ परचेज तो सीधा सीधा आया, एक बकरी 25,000 की है और 2% कमीशन भी देना पड़ रहा है, तो वो 2% उसके अंदर ऐड कर देंगे. ट्रैवलिंग कॉस्ट ऐड नहीं करते, याद रखें, कमीशन ऐड करते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करते हैं. तो चलें जी, सबसे पहले जो उसका सवाल है उसका जवाब देते हैं, फिर मैं जनरल एंट्री एडिशनल रिक्वायरमेंट बाद में करवाता हूं. हाँ जी, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज. दस गोट है, मल्टीप्लाइड बाय 25,000 की एक गोट है, मल्टीप्लाइड बाय 1.02 कर दूं, कोई एतराज तो नहीं है. 2% कमीशन भी उसमें हमने ऐड, उसको कॉस्ट ऑफ परचेज पड़ गई. कितनी अमाउंट आ गई? 250. क्या इसी पे रिकॉग्नाइज करेगा? रिकॉग्नाइज किस पे करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. इनिशियल रिकॉग्निशन. इनिशियल रिकॉग्निशन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. फेयर वैल्यू कितनी है हर गोट की? 25,000 ही इनिशियली, लेकिन उसके ऊपर 2% कॉस्ट टू सेल भी, 3%. या तो 3% लेकर माइनस कर दो या 97% से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है. या इस वैल्यू का 3% लेकर माइनस कर दो, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. या फिर परसेंटेज फॉर्म में कर दो 97% से, क्योंकि वैल्यू बढ़े तो 1 प्लस परसेंटेज, वैल्यू कम हो तो 1. तो डायरेक्ट 0.97 कर दें, या फिर पहले टोटल लिखकर फिर उसमें से 3% माइनस कर दें. कितना आंसर आ गया? 2425. अब मैं ना 1 मार्च की एंट्री पास करने लगा. ये तो मैंने न्यूमेरिकली लिखा है ना, ये तो उसकी रिक्वायरमेंट है. अच्छा, उसकी रिक्वायरमेंट में न्यू बॉर्न को भी शामिल कर लेते हैं, जो 2 बेबी आए हैं. एक बेबी की कितनी वैल्यू है? इसको फेयर वैल्यू भी लिखना है या इसको भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाय 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.97. इसको किस वैल्यू पे लिखेंगे?
13,500 ओके होगी बात, समय लग रही है ना? यस सर। और वैसे ये अच्छा टॉपिक है, बंदा वैसे शुगल मेला भी लगाता रहता है और साथ साथ ये टॉपिक भी हो जाता है और टॉपिक खत्म हो गया आपका, समझो कैलकुलेशन वगैरह रह गई है बस। थोड़ी सी अंग्रेजी में दोबारा भी पढ़ाऊंगा, दोबारा इसलिए कि सवालों के बाद अंग्रेजी सही समझ लगती है, वो मतलब पता चल रहा होता तब। आए जरा, एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर किस पे रिकॉग्नाइज होगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस। अब बताओ 10 गोट है तब उनकी फेयर वैल्यू कितनी थी? मल्टीप्लाइड बाय 0. क्योंकि मार्केट के अंदर ये चल रहा है कि जब भी को बेचने आएगा 3% कमीशन देगा, तो वो जब भी हमने लेना है ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेना ही लेना है। कितनी वैल्यू आ गई? 3,20,100। दो बेबी भी तो है। 17,460 कितना? 17,460। ये तो उसका जवाब है जो उसने पूछा है, हमने कुछ और भी करना है। हम जर्नल एंट्रीज भी इसकी पास करते हैं और जर्नल एंट्री का एक अपना टेस्ट है। ये देखिए अपनी वैल्यू मैच कर लें जरा। 255 है, एडिशन में 242,500 और 13,500 और 320,100 और 17,460। अब हम इसकी जर्नल एंट्री की तरफ जाते हैं। जर्नल एंट्री में आप फंस सकते हो अभी भी स्टिल। वैल्यू आप बताते जाना। 1 मार्च को खरीदे थे पहले, फर्स्ट मार्च 2022। क्या एंट्री पास करेंगे जी? बायोलॉजिकल एसेट डेबिट। बैंक में कितना लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ परचेज कमीशन समेत 255 और बायोलॉजिकल एसेट में कितना जाएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो कितनी वैल्यू है? 242। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किधर चला जाएगा? एसओपी। इसे कहते हैं फेयर वैल्यू लॉस। कितना? 500। इसका भी डिफरेंस 12,500। उसके बाद एडिशन की तरफ चले जाएं। ये एक एडिशन है, दूसरा न्यू बॉर्न। वो न्यू बॉर्न है कब? 15 जून। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट या फेयर वैल्यू गेन। क्या वैल्यू फाइंड की थी? 13,580। अब आते हैं साल के एंड पे। साल के एंड पे जो एंट्री पास होगी 31 दिसंबर 2022, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, एसओपीएल क्रेडिट, कितनी वैल्यूज? क्या जो आंसर है वो या जो डिफरेंस आएगा वो? भाई जो हमारे एसेट जो पहले पड़े हुए हैं फिर खरीदे, फिर जो क्लोजिंग बैलेंस आया उसका डिफरेंस आएगा। तो हम एक छोटी सी वर्किंग लिख लेते हैं, आप भी यही वर्किंग कर लिया करो तो बेहतर है। सबसे पहले आप लिखा करो ओपनिंग बैलेंस, ये भी किस वैल्यू में लिखेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फिर आप लिख लिया करो एडिशन, ये भी किस वैल्यू पे आएगा? फेयर वैल्यू लेस। फिर आप लिख लिया करो क्लोजिंग बैलेंस, और यहां पर आपके पास आ जाएगा एसओपी।
जो डिफरेंस आएगा और ये अमाउंट है हमारी, और इसी अमाउंट के ऊपर हमने आगे जाकर तगदो करनी, इसी अमाउंट्स में चेंज आएगा। क्योंकि जो फेयर वैल्यू के अंदर चेंज आता है ना, दो वजह से आ रहा होता है, एक इन्फ्लेशन की वजह होता है और एक उसकी क्वालिटी की वजह से हो रहा होता है, मतलब उसकी एज बढ़ने से। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस तो था ही नहीं, ओपनिंग बैलेंस नहीं था। ठीक है, उसके बाद एडिशन में क्या था, जो खरीदी थी उनकी फेयर वैल्यू बता दो। 2425 और न्यू बॉर्न भी बता दो 1358, क्लोजिंग बैलेंस भी बता दो, क्लोजिंग बैलेंस दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करके बताना है। ये 32 तेरा कैलकुलेटर क्या है, 320100 प्लस 17,460 33756 33756 33756 बताओ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना, 8148, इसकी एंट्री पास हो, क्योंकि इसी वैल्यू से हमारे एसेट बढ़ेंगे तो 337560 के हो जाए। हम अलग अलग भी कैलकुलेशन करेंगे, वो बाद में देखते हैं कि अलग अलग आगे जाकर हमने अलग अलग ही करनी है कि वैल्यू में चेंज कितना आया। वो डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको इनिशियल रिकॉग्नाइज किया था इस वैल्यू पे और अब क्या वैल्यू आ गई, ये इसका फेयर वैल्यू गेन आ जाएगा, इसका फेयर कमीशन क्यों लिया है, रिकॉग्नाइज की क्राइटेरिया क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और उसने कहा है कि जो बंदा बेचेगा वो 3% कमीशन देगा। बेचा तो नहीं है तो हमारे पास, लेकिन अगर बेचेंगे तो 3% कमीशन हमें देना पड़ेगा। तो उसको किस पे रिकॉग्नाइज करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। जी, तो आखिरी एंट्री पर बताएं कितनी वैल्यू से आएगी, 8148। हाँ जी, बात समझ लगी, नहीं लिख सकते, नहीं, जब क्लोजिंग लिखना है तो इकट्ठा करके लिखना है। हमारी कैलकुलेशन हम बार बार ऐसे करेंगे ना, और आप ढेर सारे होंगे सेपरेट लिखेंगे तो वो काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। अभी देखिए न्यू बॉर्न भी होगा, एडिशन भी होगा, ब्रॉड ऑन भी होगा, क्या सबको अलग अलग लिखते फिरेंगे, कैटेगरी अलग है, हमने एसओपीएल बनाने हैं, एसओपीएल में कैटेगरीज क्या, वो इनकम है या एक्सपेंस है, ठीक है। चले जी, अब आगे एक और सवाल देखें। जी, वो ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट पढ़ा है ना, कि जब एक एसेट होंगे, एक तरह के एसेट्स होंगे तो उसमें इस तरह से किया जा सकता है। हाँ, अगर किसी बकरी के अलग अलग फेयर वैल्यू चेंज हुई है तो वो अलग अलग ले लेंगे। चलेंगे, आप जरा एक और क्वेश्चन पे हैं। अच्छा, अगर कोई इधर आप वापस हो, क्योंकि ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोग हो सकता है थोड़े से परेशान हो जाओ, और क्वेश्चन ही यही है बस, बाकी गवर्नमेंट ग्रांट और इन्वेंटरी आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अभी समझा देता हूं, सवाल तो फिर हम अगले 2 दिन करते रहेंगे। देखिए, आपके पास 121 को आपके पास एक यानी 10 हैं, क्या गोट ही कर लो, 10 बकरियां कर लो, और एट द रेट ऑफ उसकी जो फेयर वैल्यू है
वो है ₹5,000 ईच, और अभी उसकी जो उम्र है वो है 2 साल। ऐसे 5,000 में 2 साल बकरी मिलती नहीं है, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं। अब सुनिएगा जरा, 1121 को ओपनिंग बैलेंस है आपका, अभी स्टेज फिलहाल मैं ओपनिंग बैलेंस कह रहा हूं, बाद में क्वेश्चन जब करेंगे तो फिर इसमें सारी वैरायटी ऐड करेंगे, दरमियान में खरीदेंगे भी सही। 10 बकरियां आपने खरीदी जिनकी फेयर वैल्यू है 1121 को 5,000। अभी मैं ये कह रहा हूं 31 दिसंबर 21 को अभी को खरीद नहीं रहे, इन 10 बकरियों की जो वैल्यू है वो 7,000 ईच है। अब इसमें 2,000 का फर्क आ रहा है। कितने का फर्क आ रहा है? 2,000 का फर्क आ रहा है। अब इस 2,000 के फर्क को हमने कैटेगराइज करना है। अब ये आप भी बात मानोगे, 2,000 पहले उसकी एज क्या थी और अब क्या एज है? 3 साल। कि 1 साल बकरी बड़ी हुई तो उसकी वैल्यू कुछ बढ़ गई, क्या यही है या इसमें इन्फ्लेशन का भी कोई रोल होगा? अगर मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ जाए फिर भी तो चीज महंगी हो जाती है। तो इस 2000 के अंदर 2 टाइप ऑफ चेंज है, एक वो फिजिकल चेंज की वजह से, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से चेंज हुआ, और दूसरा इन्फ्लेशन की वजह से चेंज हुआ। पेपर में आपको यह सवाल भी आएगा कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कितना एसओपीएल को चार्ज करना है, और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिजिकल चेंज की वजह से कितना एसओपीएल। उसके लिए आपको ना एक और इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वो कहेगा दिसंबर 21 को 2 ईयर गॉड की जो कीमत है या जो फेयर वैल्यू है वो है ₹6,200। 6,200 2 साला। 1121 को हमारी गोट 2 साल की थी तो वो कितने की मिल रही थी? 5,000 की। आज दिसंबर 2021 में सेम एज की गोट 6,200 की मिल रही है। इसका मतलब है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज है या महंगाई का चेंज है? महंगाई का चेंज है, यही तो सेम रखी है मैंने। तो इसका मतलब है 5,000 से जो 6,200 का चेंज है ये किसकी वजह से चेंज है? इन्फ्लेशन की। कितना चेंज है ये? 12। अब जरा ध्यान से देखना, अगर 6,200 2 साला एज वाली बकरी 6,200 की मिलती कब? आज। अगर वो 2 साल की होती, अगर उसकी उम्र 3 साल हो जाए तो वो 6,200 की बजाय कितनी की मिलेगी? 2 साला बकरी 6,200 की मिल रही है और 3 साला बकरी 7,000 में मिल रही है। सेम डेट की बात करें, इसका मतलब है एज की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है? 800। हो गया पूरा 2,000। अब हमने क्या ट्रिक लगाना है? ट्रिक ये लगाना है, एज टाइम डिफरेंट करके एज रखेंगे सेम, एज रखेंगे सेम, एज में जो डिफरेंस आएगा उसको कहेंगे ये इन्फ्लेशन का डिफरेंस है। और डिफरेंट एज में जो डिफरेंस आएगा, जाहिर सी बात है एज चेंज हो गई तो एज चेंज होने की वजह से जो डिफरेंस आएगा वो किसका होगा? फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या फिजिकल चेंज की वजह से। तो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले उसने हमसे, सबका ये अलग अलग कर सकते हैं, सबका अलग करेंगे। जब भी वो अलग अलग पूछे हमसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, ये होगा क्या? एट द एंड ऑफ द ईयर।
हमने करना क्या है, एक लिखेंगे 1/121 को 2 साला फेयर वैल्यू, फिर लिखेंगे दिसंबर 21 को 2 साली फेयर वैल्यू। ये हमारा सवाल करने का अंदाज होगा, दिसंबर 21 को 3 साल की फेयर। अच्छा, ये जो फेयर वैल्यू है ना, ये हमारे एसेट्स, ये हमारे जैसे एसेट हैं, हमारे जैसे, मतलब मार्केट में अगर हम इस जैसे एसेट देखें तो कितने का मिलेगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि अगर हम बात करें कि 1/121 को फेयर वैल्यू क्या थी, 5000, और उसी एज के दिसंबर 21 में फेयर वैल्यू क्या थी, 6200, और 3 साल उस दिन फेयर वैल्यू क्या थी, 7000। इसको हम बोलेंगे हमेशा इन्फ्लेशन या प्राइस चेंज, और इसको हम हमेशा बोलेंगे फिजिकल चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन। और ये करना कब है, हमेशा साल के एंड पे। कब करना है, हमेशा साल के एंड पे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर तो खरीदेंगे फेयर वैल्यू पे, तो साल के एंड में उसकी एज भी चेंज होगी और इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी। अगर ऐसा क्वेश्चन के अंदर बताया होगा तो करेंगे, वरना एंट्री में कोई फर्क नहीं है, एंट्री में प्लस करके करेंगे। ये कहां मसला आएगा, जब हम नोट्स बनाएंगे, रिकंसिलिएशन करेंगे, तब ये चीजें मसला करेंगी आप। ठीक है, तो आप ना कुछ क्वेश्चन घर से करके आएंगे। एक तो ये एग्जांपल नंबर 5 आपने दोबारा कर लिया जी। तो फिर साल के एंड पे हमारा जो मतलब जानवर था वो 800 से ही पड़ा है किताबों में। तो मतलब जो हमारा जाती है फोटो को छोड़ के अपनी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, रिकग्निशन हमने पढ़ चुके हैं। साल के एंड में हम किस पे लिखेंगे, वो जो डिफरेंस है ना वो ऐड कर देंगे ना उसके अंदर, इन्फ्लेशन वाला भी और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला भी। मतलब 5000 वाली बकरी अब आपने 7000 की लिखनी है, तो अपनी बुक्स में कितना का लिखेंगे, 7000 बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, एसओबीएल क्रेडिट। अच्छा, एक दफा आपने बगैर सॉल्यूशन देखे सारा सवाल हल किया करो। अगर आप सॉल्यूशन देके सवाल हल करने की आदत हो गई तो समझो आपका पेपर पूरा नहीं होना, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सवाल बगैर सॉल्यूशन देखे अटेम्प्ट करने की ट्राई अभी से शुरू कर दो। और जो कोशिश नहीं कर रहे ना, तो वो कोई महीना 6 महीने और सीए के अंदर प्रैक्टिस करें, फिर सीए छोड़ दें, क्योंकि ये बगैर मेहनत के नहीं होगा। हाँ, आप थोड़ा सा चस्के शुष्के लगाओ, बाद में छोड़ के अपना किसी जल्दी ही मूव कर जाना। लेकिन अगर आपको मेहनत करने की आदत है तो फिर फेल होने से नहीं घबरा, ये फिर सीए हो जाता है, चाहे फेल हो पास हो, ये बस कंसिस्टेंसी का नाम है सीए। आप 10 दफा भी फेल हो जाए ना, फिर भी सीए हो जाता है, अगर आप मेहनत करना ना छोड़े। मेहनत जिसकी हड्डियों में नहीं है, या उनका दिल नहीं करता पढ़ने का, या वो कोशिश करने के बावजूद नहीं पढ़ पा रहे, तो फिर जब पढ़ ही नहीं पा रहे तो ऐसा तो होना नहीं है कि आप बगैर पढ़े पास हो। कोई एक आधे पेपर में तुक्का लग जाएगा, हर पेपर में नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है ये इसकी एंट्रीज के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है आपने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को भी रहने दें, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के बारे में है, ये हम बाद में करेंगे। उसके बाद आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 कर लेना। इसमें आप लोग ना, बल्कि इसकी जो प्रोडक्शन है ना उसकी एंट्री समझ लग जाए तो ठीक है, नहीं तो परेशान नहीं होना। आपने सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं, बायोलॉजिकल एसिड की एंट्री पास करके आनी। ठीक है ना, मतलब यह है कि यहां पर भी गोड ब्रीडिंग का काम चल रहा है। अब गोड, उसके बच्चे, उनकी वैल्यू की बात करनी, उसके मिल्क की बात अगर कर भी दोगे, समझ लग गई तो ठीक है, आप पे गलत सही एंट्री पास कर देना। कल हम उसकी बात करेंगे जो उसकी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, ओके जी।